हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, ये ना वीडियो टोटली SCPO L2 L3 की ना डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। पहले मैं ना बताता हूँ कि इस वीडियो में मैंने कवर क्या क्या करा, और इससे पहले SCPO L2 वाली प्रोफाइल जो है ना, उसका लिंक इवन की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इवन की पिन कमेंट्स में, दोनों में मिलेगा। SCPO L2 प्रोफाइल अभी तक एक्टिव लिंक है, ये जरूर चेक करना, ठीक है। ये सबसे फर्स्ट पॉइंट था। अब मैं बताता हूँ कि मैंने इस वीडियो में कवर क्या क्या करा। देखो, अगर SCPO L2 प्रोफाइल में अप्लाई कर रहे हो ना, तो सबसे पहले मैंने उसके लिए कवर करा कि SCPO जो प्रोफाइल है ना, एक्चुअल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें क्या होती है, ठीक है। मैंने डिटेल में SCPO प्रोफाइल के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद मैंने ना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिस्कस करा हुआ है कि जब हम SCPO वाला प्रोफाइल का लिंक ओपन करते हैं ना, हमें SCPO L2 प्रोफाइल में कैसे अप्लाई करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद हमें क्या क्या लिंक्स आते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बताया, ठीक है। सेकंड पॉइंट मैंने बता दिया। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज SCPO प्रोफाइल में, एक्चुअल जो प्रोफाइल में हमें करना पड़ता है वो। सेकंड रजिस्ट्रेशन। थर्ड में मैंने बताया रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट्स में ना ये देखना कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, 12th पास वाला अप्लाई कर सकता है, या जो मतलब कि इसमें से कौन सा अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स में ना टोटली डिटेल में समझाया गया कि कितने मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल होती है, ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है, टोटली रिक्वायरमेंट्स में वो समझाया गया। फोर्थ, इसमें ना बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस के बारे में समझाया गया। लाइक अगर हम SCPO L2 में अप्लाई करते हैं, उसके बाद हमारे क्या बेनिफिट्स, क्या अलाउंसेस होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में। और इसका ना सैलरी पैकेज मैं बताता हूँ। नॉर्मली सैलरी पैकेज आगे मैंने डिस्कस नहीं करा, बट एक बार ना इनिशियली अभी ही बताता हूँ। जो फ्रेशर्स को अराउंड 1 to 2 मंथ्स पहले मिला था ना, क्योंकि मेरे साथ वो कैंडिडेट्स हैं जो 1 to 2 मंथ्स पहले सेलेक्ट हुए थे जब SCPO L2 वाली प्रोफाइल एक्टिव थी। फ्रेशर्स को 2.5 to 2.75 LPA देते हैं। अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो उसको 3 LPA अबव भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये SCPO का सैलरी का पैकेज था। अब इसके बाद मैं आता हूँ जो मैंने आगे वीडियो में डिस्कस करा डिटेल में असेसमेंट के पैटर्न के बारे में। पहले तो मैंने सभी SCPO L2 प्रोफाइल के राउंड्स के बारे में बता दिया कि SCPO L2 में क्या क्या राउंड्स होते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया कि जैसे अगर 30 MCQ है, या जैसे वॉइस वर्सेंट है, या कोई भी एनालिटिकल राउंड है, ठीक है, तो उसको हमें क्लियर कैसे करना। और याद रखना, जो 30 MCQ वाले हैं ना और एनालिटिकल राउंड वाले हैं, उसके ना क्वेश्चंस चेंज होते रहेंगे, हर बार चेंज होते रहेंगे, ठीक है। इवन कि ना अगर SCPO वाली वीडियोस भी देखोगे ना पुरानी, तो उसमें भी क्वेश्चंस कुछ मिसमैच होंगे, मतलब कि किसी वीडियो में कैसे क्वेश्चंस है, किसी वीडियो में कैसे क्वेश्चंस है। अगर PDFs भी चेक करोगे ना, तो नॉर्मली जो MCQ है ना, हर सेट में चेंज होते रहते हैं। जैसे मैंने खुद ने 3 to 4 सेट आप एक्सप्लोर कर रहे हैं 2025 वाले, हर सेट में क्वेश्चंस चेंज है, तो MCQ हर बारी चेंज होते रहेंगे। जो एनालिटिकल राउंड वाले क्वेश्चंस है उसमें भी हर बारी क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं। हाँ, ये है कि कंसेप्ट हमारा हमेशा सेम रहता है, कंसेप्ट कभी भी नहीं बदलता। कंसेप्ट वही है, 30 MCQ, वॉइस वर्सेंट एंड एनालिटिकल राउंड। SCPO L2 वाली प्रोफाइल की मैं बात कर रहा हूँ। जो वॉइस वर्सेंट होता है ना, वो नॉर्मली सेम होता है। वॉइस वर्सेंट में कोई इश्यूज नहीं है, वॉइस वर्सेंट हर बारी सेम रहता है। बाकी अब आगे वीडियो देखो। फर्स्ट SCPO L2 वाली प्रोफाइल में क्या एक्चुअल रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, देन रजिस्ट्रेशन, देन उसके बाद बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस, उसके बाद पैटर्न के बारे में डिटेल में डिस्कस करना। इंटरव्यू का मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि SCPO वाले कैंडिडेट से अब पूछना पड़ेगा कि नॉर्मली क्या क्या क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं रिसेंटली। अगर कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस पता चलते हैं, देन SCPO L2 वाली डिटेल वीडियो असेसमेंट इंटरव्यू के प्रोसेस के बारे में बनाऊंगा मैं। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे कि SCPO प्रोफाइल क्या होती है। सो गाइस, SCPO को हम ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर भी कहते हैं। इवन कि मैंने चैनल जो स्क्रीन पे ना ऊपर स्लाइड में मैंने ये भी मेंशन करा है, SCPO को हम ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर और इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट भी कहते हैं। जब SCPO का जॉब डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे ना, तो TRI भी लिखा होगा, इवन कि इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट SCPO L2 वर्क फ्रॉम होम भी मेंशन करा होगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था। अब मैं आता हूं SCPO के ना मेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे। गाइस, मैंने ना 7 की पॉइंट्स मेंशन करे हैं। जो ये सभी की पॉइंट्स है ना, इसके बारे में ना सेकंड स्लाइड में ना मैंने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस करा। थोड़ा थोड़ा मैं इस स्लाइड में भी डिस्कस करूंगा कि क्या SCPO का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अब ना मैं एक एग्जांपल से समझाने वाला हूं कि बेसिकली SCPO एसोसिएट को ना करना क्या होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कोई भी हाई रिस्क ट्रांजैक्शन करता हूं ना, कोई भी Amazon के एसोसिएट पार्टनर्स अगर हाई रिस्क ट्रांजैक्शन करते हैं, कस्टमर करते हैं, क्लाइंट करते हैं, Amazon के पार्टनर्स करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट का ये काम होता है कि कभी भी कोई भी फ्रॉड काइंड ऑफ एक्टिविटी हुई, उसके साथ कोई भी अगर रिस्क एसोसिएट है ना, अगर वो रिस्क है जो भी कंप्लायंस
पॉलिसीज होती हैं उसमें अगर वो लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, हमें ये देखना होता है कि जो भी रिस्क हमने आइडेंटिफाई कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डाटा एनालिटिकल टूल से या कोई भी रिस्क असेसमेंट टूल से, ठीक है, वो कंपनी के एसओपी, एसएलए, मैट्रिक्स या जो भी कंप्लायंस पॉलिसी हमने सेटअप करी है तो वो उसके अंडर आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ना हम इन्वेस्टिगेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ, क्लाइंट के साथ, एसोसिएट पार्टनर के साथ, ठीक है। उसके बेसिस पे डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट्स बनती हैं, इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस, और वही डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट्स ना हम अपने मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कोलैबोरेशन वाला एक पॉइंट है, कोलैबोरेशन में बेसिकली हम लीगल टीम के साथ, कंप्लायंस टीम के साथ, ऑपरेशन टीम के साथ ना फॉलो अप करते हैं। लाइक जो भी रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, लाइक हम ना रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं इन टीम से, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन जब लाइक जब भी हम इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस करते हैं ना, काइंड ऑफ रूट कोज एनालिसिस हम कह सकते हैं। तो ये एक पॉइंट होता है। बाकी की पॉइंट से मैंने ऑलरेडी समझा ही दिया, जो मैंने अब सब कुछ बोला था तुम मेरे ना बातों से रिलेट कर पाओगे। फ्रॉड डिटेक्शन, प्रिवेंशन, रिस्क असेसमेंट, कंप्लायंस मॉनिटरिंग, इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस, रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, कोलैबोरेशन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं स्किल्स के बारे में बात करूंगा। स्किल्स गाइस, इसमें ना एनालिटिकल, अटेंशन फॉर डिटेल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। जो एनालिटिकल, कम्युनिकेशन, अटेंशन टू डिटेल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है ना, ये पूरी असेसमेंट में यूज होंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स किसमें? वर्सन टेस्ट में, ठीक है। अब जो भी एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होंगी वो इवन की जो फर्स्ट राउंड 30 एमसीक्यू में भी यूज होंगी, जिसमें 7 सेक्शंस होती है, इवन की लास्ट राउंड जो एनालिटिकल राउंड होगा उसमें भी यूज होंगी, ठीक है। अटेंशन टू डिटेल बहुत ही कॉमन पॉइंट है, ठीक है, हर कहीं यूज होती है। स्किल्स फॉर एससीपीओ टेस्ट, ठीक है। फॉर फर्स्ट राउंड मैंने मेंशन करा हुआ है, फॉर सेकंड राउंड भी मैंने मेंशन करा हुआ है। लिसनिंग स्किल्स, राइटिंग, ग्रामर स्किल्स, रीडिंग, ठीक है। जो रीडिंग स्किल्स होंगी, क्योंकि ना हमारा वॉइस वर्सन था, अब वॉइस वर्सन ना पूरा टोटली ना पूरा लिसनिंग पे, रीडिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें लिखने वाला कोई काम नहीं होता है, जैसे गो एआई में होता है सिंपली टाइपिंग वर्सन होता है, बट इसमें टाइपिंग का कोई काम ही नहीं है, सिंगल परसेंट टाइपिंग का काम नहीं है वॉइस वर्सन में, पूरा रीडिंग एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन वर्सन टेस्ट होता है। बाकी जो 30 एमसीक्यू ग्रामर का होता है उसमें हमारी वही एनालिटिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स या ग्रामर की स्किल्स होती हैं, तो वो हमारी यूज होंगी। नेक्स्ट स्लाइड ना बेसिकली रिक्वायरमेंट्स फॉर एससीपीओ है। वर्क फ्रॉम होम L2 प्रोफाइल है। वर्क फ्रॉम होम ही एक तरह में अपने आप के लिए एडवांटेज है। बाकी ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, 12th पास वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, मैंने बॉक्सेस में भी लिखा है 12th पास कैन नॉट अप्लाई। बाकी नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। वर्क एक्सपीरियंस 0 to 1 ईयर, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल, रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल्स, ये पहले भी मैंने बताया था। कॉन्ट्रैक्ट गाइज होता है जो एससीपीओ का होता है ना, 12 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट अमेजोन के पेरोल पे, ठीक है। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स होती हैं अमेजोन की, इवन की हमारी परफॉर्मेंस में भी बहुत चीजें डिपेंड करती है। अगर हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है ना, काइंड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और यूनिक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी हो जाता है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखना। बाकी जो ऑनबोर्डिंग किट होती है इसमें लैपटॉप मिलता है गाइज, और लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस एंड हेडफोन। ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, मैंने पहले ही बता दिया, 12th पास वाले अप्लाई नहीं कर सकते। जब कभी भी अटेंड करोगे ना एससीपीओ का असेसमेंट टेस्ट, तो इसमें ना ये ध्यान रखना कि प्रोक्टोरिंग टेस्ट होगा, ठीक है। बैक एंड से ना स्क्रीन रिकॉर्ड होगी, अगर कहीं कभी भी स्क्रीन के बाहर जा रहे हो तो ना ऑटोमेटिकली एक ना काइंड ऑफ अ पॉपअप ऊपर शो होगा जो रियल असेसमेंट में होगा, ठीक है। तो वो देखना, बाकी अपनी ना स्क्रीन फेच मत करना, ठीक है। लाइक ये काइंड ऑफ ना एक तरह का डिसक्वालीफाई का रीजन बन सकता है। बाकी सैलरी मैंने मेंशन करी है 3.0 एलपीए से 3.5 एलपी, इवन मेरे साथ जो कैंडिडेट्स हैं उनको 3.5 एलपीए ऑफर हुआ। नेक्स्ट वीडियो पे ना मैंने जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए ना उनका भी मैंने इंटरव्यू करा, वो आने वाले टाइम में, जैसे ये वीडियो तो मैं अभी पोस्ट कर रहा हूँ ना, ठीक है, इसके 1 से 2 दिन के बाद वो भी वीडियो पोस्ट करूंगा, जिससे मैं एससीपीओ कैंडिडेट जो सिलेक्टेड है उसने सब क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करा है, ठीक है। तो ये था रिक्वायरमेंट्स फॉर एससीपीओ। गाइस इस पार्ट में ना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक बारी मैंने एक्सप्लेन करा है।
जो ये लिंक है ना, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, SCPO में अप्लाई करने का लिंक, ठीक है। और ना एक बार ये बस याद रखना कि जब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अप्लाई करके सबमिट करते हैं ना, तो उसके बाद ना हमें 2 ईमेल्स आती हैं। फर्स्ट वाली ईमेल होती है एलिजिबिलिटी वाली मेल, ठीक है, जिसमें सिंपली लिखा होता है यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोफाइल SCPO L2 प्रोफाइल, ठीक है। सेकंड वाली मेल आती है अमेजोन ऑनलाइन टेस्ट इन्विटेशन करके, उसका सब्जेक्ट यही मेंशन होगा, अमेजोन ऑनलाइन टेस्ट इन्विटेशन। उसमें ना एक हायर प्रो वाला लिंक होगा, ठीक है, उसमें यूजर नेम होगा, हमारा पासवर्ड होगा। हम जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे ना, तब ना हमारे को अपना यूजर नेम और पासवर्ड फिल करना पड़ेगा। जो भी सभी क्रेडेंशियल्स होंगे ना, हम एक बार ही फिल करेंगे, उसके बाद हमारे को टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब ना बात करते हैं हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। SCPO L2 प्रोफाइल है, जॉब डिस्क्रिप्शन देख लेना एक बारी, अपने एंड पे जरूर चेक करना। अब ये है हाउ डिड यू फाइंड अबाउट दिस जॉब, ठीक है, किसी पे भी क्लिक कर सकते हो जिससे पता चला SCPO की हायरिंग के बारे में। नॉर्मली जॉब बोर्ड्स में जाके नौकरी भी कर सकते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, प्रेफर करना नौकरी। अब ना हम बात करते हैं फुल नेम, ईमेल आईडी। अब अपना नेम फिल कर देना इसमें। जो ईमेल आईडी होगी ना, कोशिश करना जो ईमेल आईडी अपनी फिल करोगे वो मोबाइल नंबर से ना रजिस्टर्ड हो। मतलब कि जब हम अपनी जीमेल बनाते हैं ना, हमारा मोबाइल और हमारा ईमेल आईडी आपस में लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर, सिटीजनशिप, ठीक है, सिटीजनशिप में सिंपली फिल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं डिसेबिलिटी, ये फिल कर देना। एड्रेस डिटेल्स फिल कर देना, ठीक है, फुल एड्रेस, करंट सिटी, स्टेट, पिन कोड अपना फिल कर सकते हो। अब हाईएस्ट एजुकेशन प्रोफाइल में हाईएस्ट डिग्री, ईयर ऑफ पासिंग, एजुकेशन टाइप फिल कर सकते हो, ठीक है, बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है ये। एक्सपीरियंस डिटेल्स में अगर तो एक्सपीरियंस हो, अपना एक्सपीरियंस मंथ्स में फिल कर सकते हो। अगर नहीं कोई एक्सपीरियंस है या कोई फ्रेशर हो तो नॉट एप्लीकेबल, NA मेंशन कर देना या 0 मेंशन कर देना, ठीक है। आर यू वर्किंग करंटली, ये मेंशन कर देना। नोटिस पीरियड में जरूर मेंशन कर देना। अगर कोई एक्सपीरियंस हो, अपना नोटिस पीरियड मेंशन कर देना। अगर फ्रेशर हो देन तो ये सिंपली मेंशन कर देना कैन ज्वाइन इमीडिएटली। उसके बाद है करंट एम्प्लॉयर, लास्ट एम्प्लॉयर। अगर एक्सपीरियंस हो तो अपनी प्रीवियस कंपनी का ना नेम मेंशन कर देना, और अगर एक्सपीरियंस हो तो प्रीवियस जो सैलरी ले रहे थे तो उसको भी मेंशन कर देना। अदर डिटेल्स में अगर कोई जैसे ग्रेजुएट है, किसी की सप्ली है, तो मे भी मेरे को लगता है सप्ली वालों को ये प्रेफर नहीं करेंगे। वैसे तो सप्ली नहीं होनी चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग मेंशन कर देना। Are you willing to work overtime as per business requirements? Yes. Are you willing to work in rotational shifts and week offs if there is a business requirement? Yes. Are you willing to relocate to a location mentioned in the respective job description? Yes. ठीक है, तो ये सभी yes कर देना। अब उसके बाद हम आते हैं आर यू विलिंग टू बी इन अ जॉब दैट मे रिक्वायर इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर वाया टेलीफोन और ईमेल? यस। नॉलेज इन MX एक्सेल? यस। पैन कार्ड अपना फिल करना, इसमें ना ये ध्यान रखना अपना ही प्लीज पैन कार्ड फिल करना। नॉर्मली आईडी या नंबर तो हम कर सकते हैं बार बार इंटरचेंज या कोई भी डिफरेंट आईडी नंबर, बट पैन कार्ड अपना ही रखना क्योंकि पैन कार्ड यूनिक होता है, तो अपना ही फिल करना। डू यू हैव ई आधार कार्ड? यस। हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड एट अमेजोन? अगर पहले भी अमेजोन में काम करा ना तो सिंपली यस कर देना। अगर यस करोगे उसके बाद करंटली वर्किंग विद अमेजोन, तो इसमें तो आई थिंक कोई तुक नहीं बनता रही, करंटली वर्किंग विद अमेजोन। रेज्यूम CV अपना अटैच कर देना PDF के फॉर्मेट में। जब यूज कैमरा पे करोगे, इसमें अपने ब्राउजर से भी सेल्फी मतलब कि फोटो डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। इवन की करंट जो सेल्फी है वो भी क्लिक कर सकते हो। उसके बाद जब इस पे चेकबॉक्स पे क्लिक करोगे ना, सबमिट करोगे, तो एक ना OTP आएगा मेरी ईमेल आईडी पे, जो मैंने ईमेल आईडी इधर दी होगी, ठीक है। आई थिंक इधर ईमेल आईडी का ऑप्शन था, हाँ ईमेल आईडी। OTP फिल करके सबमिट करोगे, देन जाके हमारे को 2 ईमेल्स आएंगी। एक होगी बीच में टेस्ट वाली ईमेल, उस पर टेस्ट हम दे सकते हैं। अब मैं आता हूँ SCPO राउंड्स के ऊपर। सो गाइस सबसे पहले ना 30 MCQ वाला राउंड ही हम डिस्कस कर लेते हैं, राउंड 1 एंड राउंड 2। जो फर्स्ट राउंड है ना 30 MCQ है, सेकंड राउंड है वर्सेंट राउंड। अब ना एक बारी ये सिंपल थोड़ा सा मैं बताऊंगा, बाकी आगे ना मैंने बहुत डिटेल में बताया। जो 30 MCQ होगा ना वो 7 सेक्शंस होंगे इसमें, FP SC ED RC SA CR। जो F सेक्शन होगा फिल इन द ब्लैंक्स होगा, P सेक्शन पंक्चुएशन के बेसिस पे, SC एंड ED सेक्शन जो होगा ना वो होगा एरर डिटेक्शन के बेसिस पे, जो RC सेक्शन होगा वो होगा पैसेज कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे, जो SA सेक्शन होगा वो होगा सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बेसिस पे, जो CR सेक्शन होगा वो होगा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पे।
राउंड 2 वॉइस वर्सन, फर्स्ट पार्ट रीडिंग, सेकंड पार्ट रिपीट, थर्ड पार्ट कन्वर्सेशन, फोर्थ पार्ट सेंटेंस बिल्ड, फिफ्थ पार्ट स्टोरी रिटेलिंग, सिक्स पार्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये था 30 एमसीक्यू एंड वॉइस वर्सन के बेसिस पे। स्पेसिफिकली ना मैंने जो राउंड 1 है ना 30 एमसीक्यू, उसको ना एक अलग स्लाइड में कवर कर दिया। अब मैंने सभी सेक्शंस के बारे में तो डिटेल में बता दिया, बाकी आगे हम रियल असेसमेंट के क्वेश्चंस पे भी आएंगे। जो ये सभी सेक्शंस है ना, तो उसके अंदर मैंने क्वेश्चंस बताए हुए हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें 14 फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, जो सेकंड सेक्शन है उसमें 2 एमसीक्यू होंगे, जो थर्ड सेक्शन है उसमें भी 2 एमसीक्यू होंगे, जो फोर्थ सेक्शन है उसमें 3 एमसीक्यू होंगे। ठीक है, ऐसे ही ना बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी देख सकते हैं हम सभी सेक्शंस का। तो ये राउंड 1 है। बाकी इतना डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ना अब हम रिसेंट जब हम लेटेस्ट असेसमेंट के पैटर्न पे जाएंगे ना, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी ये ध्यान रखना 30 एमसीक्यू कंप्लीट करने के लिए ना हमको 25 मिनट्स मिलेंगे, टाइमर ऊपर चलता रहेगा। वॉइस वर्सन में रीडिंग में 8 सेंटेंसेस, रिपीट में 16, कन्वर्सेशन में 24 क्वेश्चन, सेंटेंस बिल्ड में 10 सेंटेंसेस, स्टोरी रिटेलिंग में 3 स्टोरीज और ओपन एंडेड क्वेश्चन में 2 टॉपिक्स, जिसमें हमारे को 40 सेकंड्स के लिए कॉन्टिन्यूसली फ्लुएंटली बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड ना मैंने ये ऐड करी है, ये मैंने डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं आगे। ठीक है, अब हम आते हैं एनालिटिकल राउंड पे। गाइस एनालिटिकल राउंड ना बेसिकली इसके ना कुछ क्वेश्चन मैं शेयर करूंगा, कुछ क्वेश्चंस आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं शेयर करूंगा। तो ये देखना एक बार। जो एनालिटिकल राउंड होगा ना, वो ना मैंने पार्ट वाइज डिवाइड करा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। टाइप मैंने बताया अल्फाबेट्स के बेसिस पे, कंप्लीट द सीरीज के बेसिस पे, वेन डायग्राम के बेसिस पे, पजल्स के बेसिस पे, ब्लड रिलेशंस के बेसिस पे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के बेसिस पे, प्रॉफिट लॉस के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। के ना फर्स्ट राउंड के बारे में बात करेंगे। बेसिकली एससीपीओ असेसमेंट का जो फर्स्ट राउंड होता है ना, वो 30 एमसीक्यू के बेसिस पे होता है। ठीक है, अब 30 एमसीक्यू से मेरा मतलब क्या है, जैसे चैनल पे ना हमने बहुत बारी डिस्कस करा कि 30 एमसीक्यू के 7 सेक्शंस होते हैं और ये कैसे कैसे ना डिवाइडेड होते हैं। फिर भी मैं एक बारी बताता हूँ ताकि हमको ना इजिली सब कुछ पता चलता रहे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। इसमें ना ये सेक्शंस होते हैं एफ पी एस सी ई डी आर सी एस ए सी आर। सभी सेक्शंस एमसीक्यू के बेसिस पे होंगे। जो सेक्शन एफ होगा उसमें 14 फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, जो सेक्शन एफ होगा उसमें 2 क्वेश्चंस होंगे, जो सेक्शन एस सी होगा उसमें 2 क्वेश्चंस होंगे, जो सेक्शन ई डी होगा इसमें 3 एमसीक्यू होंगे, जो सेक्शन आर सी होगा उसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, जो सेक्शन एस ए होगा उसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, जो सेक्शन सी आर होगा उसमें 3 क्वेश्चंस होंगे। अब हम नेक्स्ट ये डिस्कस करेंगे जो ये सेक्शन है एफ पी एस सी ई डी आर सी एस ए सी है, ये क्या क्या होंगे। ठीक है, इनका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। जो सेक्शन एफ है, ग्रुप एफ सेक्शन एफ, एक ही बात है, इस चीज का ध्यान रखना। जो सेक्शन एफ है ये फिल इन द ब्लैंक्स के बेसिस पे है। ठीक है, जो सेक्शन पी होगा ये पंक्चुएशन के बेसिस पे है। ठीक है, जो सेक्शन एस सी एंड ई डी होगा ये ना एरर डिटेक्शन के बेसिस पे होंगे, बट सिंपली ना थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आगे जब हम सेंटेंसेस एक्चुअली डिस्कस करेंगे ना सभी क्वेश्चन, तो मैं तब बताऊंगा। बट ये दोनों सेक्शंस हैं, ये दोनों सेक्शंस हैं इसके बेसिस पे। ठीक है, जो एरर डिटेक्शन है। अब जो सेक्शन आर सी है ये ना पैसेज कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे है। पैसेज कॉम्प्रिहेंशन से मेरा मतलब ये है कि एक कोई पैसेज दिया है, ठीक है, उसके बेसिस पे ना हमको सिचुएशन दे दी, क्वेश्चन दे दिया एक्चुअल में, उसके बाद हमको एमसीक्यू की ऑप्शन दे दी, देन हमको बताया मतलब कहा जाएगा कि इस पैसेज के बेसिस पे ना राइट आंसर चूज करो, राइट एमसीक्यू की ऑप्शन चूज करो। जो सेक्शन एस ए होगा ये होगा सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बेसिस पे। ठीक है, जो सेक्शन सी आर होगा ये होगा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। कोई एक सिनेरियो दिया होगा उसके बेसिस पे एमसीक्यू की ऑप्शंस होगी, देन हमें ये चूज करना है कि कौन सा आंसर सही है। जो ये स्पेसिफिक स्लाइड है ना जिसमें मैंने पॉइंट्स जो भी नोटेड वाला मेंशन करा, और उसमें ना की पॉइंट्स मैंने मेंशन करे हैं 7 to 8 की पॉइंट्स। ये स्पेसिफिकली ना राउंड 2
वॉइस वर्सन में हम यूज करेंगे। सबसे पहले राउंड 2 वॉइस वर्सन को को देते वक्त ना प्रोफेशनलिज्म, एंथुसियाज्म, कॉन्फिडेंस, पेसिंग, ये चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। क्योंकि ना ये सारा कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड करता है वॉइस वर्सन टेस्ट। सबसे पहले ना जो 7 to 8 की पॉइंट्स है ना वो मैं बताता हूँ। क्लियर प्रोनाउंसिएशन, एक्टिव लिसनिंग, करेक्ट ग्रामर, पेसिंग एंड टाइमिंग, वोकैब, फ्लुएंसी, एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है कि अगर हमारे को टेस्ट का स्ट्रक्चर पता है ना, लाइक वॉइस वर्सन में 6 सेक्शंस होते हैं, हमने पहले डिस्कस करा था प्रीवियस स्लाइड में, वही सेम 6 सेक्शंस हमको टेस्ट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट, लाइक पीछे कोई नॉइस नहीं होनी चाहिए जब भी कोई वॉइस वर्सन टेस्ट देते हो ना। सिर्फ SCPO प्रोफाइल नहीं, कोई भी XYZ, Amazon की प्रोफाइल, डेलोइट की, HCL की, विप्रो की प्रोफाइल, क्योंकि ना मल्टीपल वर्सन टेस्ट होते रहते हैं कम्युनिकेशन को चेक करने के लिए, ठीक है। अब उसमें ना बैकग्राउंड में कोई नॉइस नहीं होनी चाहिए, सिंपली कंप्लीट बिल्कुल सही होना चाहिए एनवायरनमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ना मैं एक्सप्लेन करता हूँ सिंपली, मैंने ना उसमें कंटेंट भी मेंशन करा है। सबसे फर्स्ट, स्पीक क्लियरली एंड एट अ नेचुरल पेस। इसका मतलब ये है कि हमें ना कुछ ज़्यादा क्विकली कुछ ऐसा नहीं बोलना, सिंपली जो सेंटेंस अगर स्पीकर ने रिपीट करा डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट में, तो हमें ना वैसे ही सिंपली अपने इंडियन फ्लुएंसी के अकॉर्डिंग, इंडियन फ्लो के अकॉर्डिंग हमें वैसे ही बोलने। अब नेक्स्ट है मेंटेन अ स्मूथ एंड स्टेडी फ्लो विदाउट लॉन्ग पॉजेज और फिल्टर्स। क्योंकि हम ना ऐसा करते हैं कि जैसे हम कोई सेंटेंसेस बोलते हैं तो पीछे ना हम हमारे हमारी नॉइसेस होती हैं, ऐसे ऐसे करके ना, ये वाली नॉइसेस जो है ना, ये इसको ना अवॉइड करना, ठीक है। बिल्कुल स्मूथ एंड स्टेडी फ्लो होना चाहिए। अब नेक्स्ट है फोकस ऑन लिसनिंग टास्क केयरफुली एंड बी प्रिपेयर टू रिस्पॉन्ड एक्यूरेटली। अब ना कुछ ऐसे सेक्शंस होंगे, इसमें वर्सन में एक सेक्शन होगा रिपीट कन्वर्जेशन। इसमें ना स्पीकर बोलेगा डायलॉग्स की फॉर्म में, सेंटेंसेस के फॉर्म में, और हमें ना एक्यूरेटली बिल्कुल वैसे ही जैसे स्क्रीन फेच होती है ना, वैसे ही हमें इसके आंसर देने पड़ेंगे। ये नहीं कि हम बहुत देर बाद आंसर दे रहे हैं, बहुत पहले आंसर दे रहे हैं, स्क्रीन अब तक फेच नहीं हुआ हम फिर भी आंसर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल एक्यूरेटली हमें टाइमिंग के अकॉर्डिंग आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अवॉइड ओवरलाई कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कीप योर ग्रामर सिंपल एंड एक्यूरेट। जो सेंटेंसेस हमको लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, इवन कि वर्ड्स जो हम यूज कर रहे हैं हमको लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, हमसे नहीं अच्छे से प्रोनाउंस हो रहे, तो वो हमें ना नहीं यूज करना चाहिए। बहुत ही सिंपल वॉइस वर्सन टेस्ट को हमें रखना चाहिए, ठीक है। अब ऐसी नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट बिल्कुल वैसे ही है, यूज अ राइट वोकैब बट स्टिक टू द वर्ड्स यू आर कंफर्टेबल विद, ठीक है। पेस योर रिस्पॉन्सेज, डोंट स्पीक टू फास्ट और टू स्लोली। अब ये मैंने फर्स्ट पॉइंट में कवर कर दिया था। फैमिलराइज योर सेल्फ विद द फॉर्मेट विच इंक्लूड टास्क लाइक सेंटेंस रिपीट, सेंटेंस कंप्लीशन, रीडिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस। फैमिलराइजिंग योर सेल्फ मतलब कि हमें ना वही टेस्ट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जो भी सेक्शंस हैं उनका कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि इस सेक्शन में क्या क्या होगा। अच्छे से ना हमें सभी सेक्शंस मतलब पता होना चाहिए कि इस सेक्शन में हमें क्या करना है, इस सेक्शन में हमें क्या करना है। जैसे स्टोरी टेलिंग है, इसमें हमें स्टोरीज रिपीट करनी है। ओपन एंडेड क्वेश्चन में हमें सिंपली टॉपिक्स के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है। अब नेक्स्ट है चूज अ क्वाइट इन्वायरमेंट टू मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग द टेस्ट। जो ये भी मैंने पॉइंट पहले ही कवर कर दिया था। लाइक अगर कोई भी टेस्ट हम दे रहे हैं वर्सन में, तो इन्वायरमेंट बिल्कुल ही उसमें कोई बैकग्राउंड नॉइस वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कोई टेस्ट दे रहे हैं तो बीच में से कोई निकल रहा है, बीच में से कोई फैमिली मेम्बर निकल रहा है, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करना है। गाइस अब ना हम क्वांट का फर्स्ट कंसेप्ट समझेंगे, रेशियो बेस्ड कंसेप्ट। ये ना सिर्फ मैंने एग्जांपल लिया है। अब इसमें ऑरेंजेस एप्पल्स का मैंने यूज करा, कोई भी आइटम्स वो दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में नंबर्स चेंज हो सकती हैं, आइटम चेंज हो सकती है, बट कंसेप्ट सिमिलर ही रहता है, ठीक है। तो इस करके ना मैं कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। नंबर्स या आइटम्स चेंज होती रहेंगी, ठीक है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। हमें ना MCQ ऑप्शंस दी हुई हैं। पहले ना मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि हमें गिवन क्या क्या है। इफ द कॉस्ट ऑफ ऑरेंज इज 10 रुपीज है, इफ द कॉस्ट ऑफ एप्पल 20 रुपीज है, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन मेरे को दे दी। मेरे को नेक्स्ट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया टू फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ एप्पल बाय ऑरेंजेस, ठीक है। तो ये मेरे को फाइंड आउट करना है। अब इसमें मैं रेशियो का सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ कि जो भी चीज मेरे को फाइंड आउट करनी है उसके अगेंस्ट न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर वाला कंसेप्ट मैं यूज करूंगा। कॉस्ट ऑफ एप्पल कितना है, 20 रुपीज, कॉस्ट ऑफ ऑरेंज इज 10 रुपीज, ठीक है। तो इसका सिंपल 2/1। अब ऐसी मेरे को MCQ
ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट एमसीक्यू वाली ऑप्शन है 1:2, नेक्स्ट है 3:1, उसके बाद है 2:1, उसके बाद है 4:3। तो ऑब्वियसली इसमें थर्ड ऑप्शन राइट है, तो इसका ऐसे मैं इसकी थर्ड ऑप्शन मार्क कर सकता हूँ कि ये राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे वाला कंसेप्ट मेरे को रेशियो बेस में यूज करना है। तो गाइस अब ना मैं सेकंड कंसेप्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ना ये वाला कंसेप्ट है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट परसेंटेज पे। ठीक है, अब इसमें ना सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या गिवन है। सपोज करो एक ट्रेडर है अभिषेक, ठीक है, उसने ना अपनी जो फर्स्ट कंडीशन गिवन है, पहले मैं उस पर ही बात करता हूँ। जो भी मेरी टी शर्ट थी मार्क करी एट 50% अबव कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन थी, ठीक है, जो हमने समझ ली। सेकंड कंडीशन है उसके बाद ना 20% डिस्काउंट अप्लाई करा ऑन मार्क प्राइस। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन थी। ठीक है, ये भी समझ ली। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है ना, अगेन 10% डिस्काउंट करा रिड्यूस प्राइस पे। जो भी ये वाला कैलकुलेट हम करेंगे, उसके बाद जो भी निकल के आएगा ना, उसके बाद 10% डिस्काउंट करेंगे, अप्लाई करेंगे रिड्यूस प्राइस पे। एट लास्ट मेरे को फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा गया है, प्रॉफिट परसेंटेज। अब ना मैं एक सोल्यूशन बताता हूँ, एक फॉर्मूला भी होता है हमारे पास। मार्क प्राइस का ना पहले निकालने का फॉर्मूला होता है सीपी प्लस गिवन परसेंटेज इनटू सीपी। ठीक है, एज्यूम कर लो कि कॉस्ट प्राइस 100 मैं ले रहा हूँ, इवन की एक्स भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इधर मैंने ना कॉस्ट प्राइस एक बारी 100 एज्यूम कर लिया। अब मैं एमपी एक बारी फाइंड आउट करने के लिए ना कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, 100। ठीक है, जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो 150 एमपी मेरे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे एमपी निकल के आ गया ना, उसके बाद मैं सेकंड कंडीशन अप्लाई करूंगा। ये मैंने लिखी हुई है अप्लाइंग 20% डिस्काउंट। ठीक है, अब ऐसे ही मैं कैलकुलेट करूंगा ना 150 माइनस 20% इंटू एमपी। जो लास्ट मेरे पास निकल के आएगा ना 20% डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद, तो वो 120 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ। जो भी ये तो मैंने 20% डिस्काउंट अप्लाई करा था, बट अब मेरे को ये 10% डिस्काउंट भी तो अप्लाई करना है ना। तो 10% डिस्काउंट अप्लाई करने के लिए ना नेक्स्ट हम फर्दर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, जो भी ये मेरा रिड्यूस प्राइस निकल के आया था, ठीक है, 120, अब मेरे को 10% डिस्काउंट अप्लाई करना है रिड्यूस प्राइस पे। ठीक है, एक बार ये भी मैं बताता हूँ। हाँ, जैसे मैं अप्लाई करूंगा 120 माइनस 10% ऑफ रिड्यूस प्राइस, तो 108 मेरे पास निकल के आ गई वैल्यू। ठीक है, एक बार 108 निकल के आई ना, देन एट लास्ट मैं ना प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए मूव ऑन करूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करूंगा ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला इन परसेंटेज ये बताता हूँ, नेट रिड्यूस प्राइस माइनस सीपी जो मैंने एज्यूम करा था, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस अगेन जो मैंने एज्यूम करा, इनटू 100 इस करके, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ऐसे ही 108 जो मेरा रिड्यूस प्राइस था, 100 जो मेरा कॉस्ट प्राइस था, 100 अगेन मेरा कॉस्ट प्राइस था, 100 अगेन जो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए, तो 8% ना मेरा टोटल आंसर आएगा। और इसकी ना वैल्यूज चेंज हो सकती है, नंबर चेंज हो सकते हैं। ठीक है, ट्रेडर का नाम चेंज हो सकता है, बट कंसेप्ट कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज का सेम ही रहेगा। सो गाइस थर्ड कंसेप्ट की बात करेंगे। थर्ड कंसेप्ट ना नंबर एंड परसेंटेज वाला कंसेप्ट है। ठीक है, जिसमें कि हमें नंबर्स भी फाइंड आउट करने पड़ते हैं, परसेंटेज भी फाइंड आउट करनी पड़ती है, कि डिपेंडिंग की स्टेटमेंट क्या है और उसकी हम कैसे कंडीशंस देखेंगे और कैसे कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ना मैं फर्स्ट कंडीशन देखता हूँ। एक क्लास में ना 70 स्टूडेंट्स हैं टोटल। ठीक है, अब 70 स्टूडेंट्स हमारे को पता चल के, अब उसमें ना सेकंड कंडीशन मेरे को गिवन है कि 60% वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑरेंज जूस दिया गया था। ठीक है, 50% वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको एप्पल जूस दिया गया था। ठीक है, अब मेरे को ना परसेंटेज फाइंड आउट करनी है कि जिनको, परसेंटेज नहीं, नंबर फाइंड आउट करना है कि जिनको दोनों ऑफर करा गया था। ठीक है, इवन की क्या कहते हैं, एप्पल जूस भी और ऑरेंज जूस भी। ठीक है, तो मेरे को ये वाली परसेंटेज ना फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमारे पास पता लग गया कि हमारे को गिवन स्टेटमेंट्स क्या है और हमारे को फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, अब इसके बाद ना सोल्यूशन मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर बोथ की परसेंटेज भी, इवन की अगर बोथ का नंबर भी फाइंड आउट करना ना, तो सबसे पहले ऑरेंज जूस प्लस एप्पल जूस माइनस 100%। ठीक है, मैं वो देखना चाहता हूँ कि परसेंटेज में वो वाली देखना चाहता हूँ कि पहले जिनको ऑरेंज जूस भी और एप्पल जूस भी दिया गया था। ठीक है, तो ऑरेंज जूस की परसेंटेज मैं पहले ऐड कर दूंगा, उसके बाद मैं एप्पल जूस वाली परसेंटेज ऐड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद 100% उसमें से निकाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि टोटल ऑब्वियसली 100% ही होगा। तो मेरे पास 10% वो वाले स्टूडेंट्स निकल के आए जिनको दोनों ऑफर करा गया था। ठीक है, इसके बाद ऑब्वियसली अगर मैं 10% मेरे पास नंबर पता,
परसेंटेज मेरे को पता चल गई तो उसके बाद मैं इजीली नंबर भी निकाल सकता हूँ। कैसे? क्योंकि टोटल हमारे को पता स्टूडेंट्स कितने थे ग्रुप में, 70 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, टोटल ग्रुप में। अब 10% वो बोले हैं कि जिनको दोनों ऑफर करा गया, ऑरेंज जूस भी और एप्पल जूस भी। 10% इंटू 70, ऑब्वियसली 7 स्टूडेंट्स वो बोले हैं कि जिनको दोनों ऑफर करा गया था, ठीक है। अब ऐसे ही ये तो मेरे को नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया ना, ऐसे ही मेरे को परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए अगर कहा गया था तो 10% आ जाता, ठीक है। तो ये वाला नंबर एंड परसेंटेज कंसेप्ट था थर्ड कंसेप्ट। तो गाइस अब ना एज बेस पे समझाने लगा हूं, ठीक है। तो ये इसको ना हम फोर्थ कंसेप्ट मान सकते हो। एजेस के बेस पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब ना बात करते हैं सबसे पहले गिवन कंडीशंस के, ठीक है। सपोज करो एक ए कोई पर्सन है, एक कोई बी पर्सन है, ठीक है। स्पेसिफिकली पूरा डिटो क्वेश्चन नहीं ले रहा, सिंपली एक्सप्लेन करने के मीडियम से ही ए एंड बी कोई दो पीपल हैं, ठीक है, कोई दो स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी हैं, ठीक है। अब इनकी ना ए एंड बी की एज की रेशियो ना 5/4 है, ठीक है, 5:4 है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी। आफ्टर 9 ईयर्स ए एंड बी की रेशियो जो है वो 8/7 है, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशन गिवन है हमारे को। मेरे को फाइंड आउट करनी है, आई हैव टू फाइंड द डिफरेंस इन द प्रेजेंट एजेस, ठीक है। तो ये मेरे को फाइंड आउट करना है, मेरे को पता चल गया कि मेरे को क्या फाइंड आउट करना है। हालांकि ये वाली कंडीशन मेरे को गिवन थी 8/7, ये वाली कंडीशन भी मेरे को गिवन है 5/4। आफ्टर 9 ईयर्स उनकी रेशियो हो जाएगी जो भी एजेस की 8/7, ठीक है। हमने स्कूल्स में बेसिकली ये वाले कंसेप्ट बहुत बड़ी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं ना एक बारी यही वाला कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ, एज ऑफ ए बाय एज ऑफ बी इक्वल टू 5/4, ठीक है। तो ये वाला मेरे पास है, ठीक है, जो गिवन है। मैं एक बारी करंट एज एट प्रेजेंट मान सकता हूँ कि x है, ठीक है। तो ये मैंने सपोज कर लिया, ठीक है। आफ्टर 9 ईयर्स इनकी एज की रेशियो 8/7 है, तो वो भी मैंने फॉर्मूला में लगा दिया, एज ऑफ ए बाय एज ऑफ बी आफ्टर 9 ईयर्स, ठीक है। तो ये वाला आफ्टर 9 ईयर्स हम इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। 5x प्लस 9 4x प्लस 9, ठीक है। 5/4 थी इसकी, 5x प्लस 9 4x प्लस 9 मैंने इसकी एज्यूम कर ली, और इनकी रेशियो मेरे पास क्या गिवन थी 8/7, ठीक है। अब मैं ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, जो भी ये फॉर्मूला है 5x प्लस 9 बाई 4x प्लस 9 इक्वल टू 8/7, ठीक है। अब मैं ना इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी 35x प्लस 63 इक्वल टू 32x प्लस 72। 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 को 4x प्लस 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ऐसे ही मेरे पास ना x की वैल्यू जो निकल के आई 3, ठीक है। अब डिफरेंस इन देयर एजेस विल बी 3 इयर्स, क्योंकि मैंने करंट एज एट प्रेजेंट मानी हुई थी x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3, तो 3 ईयर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये टोटली ना एज बेस कंसेप्ट होता है। ऐसे ही मल्टीपल क्वेश्चंस आ सकते हैं एजेस के बेसिस पे। ये सिंपली एक मेथड था जिससे हम एज निकाल सकते हैं, करंट एज, प्रेजेंट एज किसी भी XYZ पर्सन की। सो गाइस नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखेंगे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कंसेप्ट, ठीक है। अब इसमें ना ये एक बार मैं गिवन बता देता हूँ और उसके बाद मैं ये बताता हूँ कि हमारे को फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। और एक फॉर्मूला हम याद रखेंगे, स्पीड इन स्टिल वाटर का फॉर्मूला होता है अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम बाय 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे ही सारा क्वेश्चन डिपेंड करता है, ठीक है। अब ना मेरे को ना स्पीड दी हुई है, अपस्ट्रीम स्पीड मेरे को दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर, डाउनस्ट्रीम स्पीड मेरे को दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मेरे को फाइंड आउट करना, आई हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। ये वाली मेरे को फाइंड आउट करनी है, ये मेरे को गिवन है, ये भी मेरे को गिवन है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन में ना ऐसे गिवन नहीं होगा कि अपस्ट्रीम स्पीड क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है। स्पीड ऑफ बोट दी होगी, अगेंस्ट द स्ट्रीम दी होगी, अगेंस्ट द मतलब डाउनस्ट्रीम, ठीक है। अब ऐसे ही अपस्ट्रीम स्पीड के बारे में लिखा होगा। अब जैसे ही मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ना बहुत इजी है, लाइक ये बेसिक जो हमने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा हुआ है, स्पीड इन स्टिल वाटर इक्वल टू अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम बाय 2, ठीक है। सिंपली मैंने वैल्यूज इंसर्ट कर दी फॉर्मूला में, 20 प्लस 10/2 इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन इस पे डिपेंड करता है, बस इसमें वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, ये जरूर ध्यान रखना। और ये फॉर्मूला याद रखना, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम बाय 2 इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो गाइस नेक्स्ट कंसेप्ट है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाला कंसेप्ट, ठीक है। अब ये ना कंसेप्ट बहुत ही इजी है, मतलब बेसिक सा कंसेप्ट है। बस ये ना फॉर्मूला याद रखना कि टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। ऐसे स्पीड का हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस का हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर डिपेंडिंग कि हमारे पास क्या उनकी आस्क है, ठीक है, क्वेश्चन में।
अब ना सिंपली एक ना स्टेटमेंट है जो गिवन है, पहले मैं गिवन से ही स्टार्ट करता हूँ। अभिषेक है, ठीक है, अभिषेक कोई पर्सन है, ठीक है, उसको ना 400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है, उसके लिए है ना अभी उसकी करंट जो स्पीड है ना 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है, ठीक है। अब मेरे को ना फाइंड आउट करने के लिए कहा गया टाइम कि वो 400 किलोमीटर अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो वो कितने टाइम में 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकता है, ठीक है। तो ये आस्क है हमारे को टाइम फाइंड आउट करना, ठीक है, टाइम मेरे को फाइंड आउट करना। मेरे पास टाइम का फॉर्मूला है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। अब ये वाला मेरे पास फॉर्मूला था, सिंपली मैं वैल्यूज इंसर्ट करूंगा 400 बाय 80, मेरे पास 5 आवर्स निकल के आ जाएगा टाइम पीरियड। ऐसे ही अगर मेरे पास स्पीड दी होती और मेरे पास टाइम दिया होता तो सिंपली डिस्टेंस मेरे को कैलकुलेट करने के लिए कहा होता कि वो इस स्पीड और इस टाइम से अगर वो चलेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। ऐसे में डिस्टेंस टाइम इनटू स्पीड वाला फॉर्मूला लगा के कवर कर सकता था, तो 400 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस भी निकल के आ सकता था, ठीक है। इस करके क्वेश्चन में ना हर बारी वैल्यूज हर बारी डिफरेंट डिफरेंट आस्क होगी उनकी, बट कंसेप्ट हमारा बेसिक ही रहता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बस याद रखना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ऐसे ही फॉर्मूलाज ना इंटरचेंज होते रहेंगे। सो गाइस नेक्स्ट कंसेप्ट है कंपाउंड ग्रोथ और पॉपुलेशन के बेसिस पे, ठीक है। अब ना पहले मैं बताता हूँ कि हमारे को गिवन क्या है, उसके बाद हमारे को फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे को गिवन है ना एक कंट्री एक सिटी की पॉपुलेशन ना 2 लाख है, ठीक है। और मेरे को ना उसके बाद एक सिचुएशन दी गई है कि अगर यही पॉपुलेशन 10% ईयरली इंक्रीज करती है, ठीक है, आफ्टर 4 इयर्स वही सेम सिटी की पॉपुलेशन कितनी होगी, ठीक है। तो ये ऊपर ऊपर से मैंने क्वेश्चन समझा दिया। अब ना एक सिर्फ फॉर्मूला याद रखना कि जो पॉपुलेशन फाइंड आउट करने का, ठीक है, P इक्वल टू पी नोट इंटू 1+r/t। अब ना मैं ये फॉर्मूला पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि इस फॉर्मूला को हम कैसे इसमें वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। ये वाली जो P है ये है पॉपुलेशन जो मेरे को एक्चुअल फाइंड आउट करनी है आफ्टर 4 इयर्स, ठीक है। 10% ईयरली जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी ना, तो ये मेरी ओरिजिनल पॉपुलेशन है जो मेरे को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करनी है मेरे को। अब इसके बाद जो ये पी है, पी नोट कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पी नोट है, तो ये है इनिशियल पॉपुलेशन जो मेरे को गिवन है, 2 लाख मेरे को गिवन है, इंटू 1+r। आर है ग्रोथ परसेंटेज है 10% ईयरली, ठीक है, ये भी मेरे पास गिवन है। जो ये है टी है इक्वल टू टाइम पीरियड 4 ईयर्स, लाइक आफ्टर टाइम स्पैम ऑफ 4 ईयर्स मेरे पास क्या पॉपुलेशन ओरिजिनल पॉपुलेशन होगी उस सिटी की, ठीक है। जब मैं वैल्यूज इंसर्ट करूंगा ना तो तब देखना कि जैसे ये वाली वैल्यूज मैंने इस फॉर्मूला में इंसर्ट करी, ठीक है। तो 2 लाख इंटू 1+10% उसका 4 टाइम्स, ठीक है। ऐसी मैं जब वैल्यूज इंसर्ट करके ना ये वाला पूरा मेरे पास फॉर्मूला बनेगा और इसको मैं ना कैलकुलेट करूंगा ना 2 लाख प्लस, अब इसको हम लाइक डिफरेंट सोल्व कर सकते हैं या ब्रैकेट में ही सोल्व कर सकते हैं, तो ये पॉपुलेशन आएगी ओरिजिनल निकल के, ठीक है। तो ये मैं ऊपर ऊपर से समझाना चाहता था कि कैसे कैसे फॉर्मूलाज होते हैं, हम इसकी कैसे कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें नंबर चेंज कर सकते हैं, मेरे को ग्रोथ परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए कह सकते हैं, मेरे को टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि इन्होंने इस क्वेश्चन में सिर्फ पॉपुलेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा है, ठीक है, ठीक है, डायरेक्टली वैल्यूज इंसर्ट करके सीधा निकल के आ रही है वैल्यूज। तो ये था कंपाउंड ग्रोथ पॉपुलेशन बेस कंसेप्ट। सो गाइस नेक्स्ट कंसेप्ट है एफिशिएंसी वर्क एंड टाइम के बेसिस पे, ठीक है। अब ना स्टेटमेंट में भी नंबर्स में भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है, बट एक्चुअल में क्वेश्चन और कंसेप्ट सेम ही रहता है, ठीक है। अब ना एफिशिएंसी वर्क एंड टाइम का ना फॉर्मूला एक बार याद रखना, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ऐसे ही टाइम का वर्क बाय एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी का वर्क बाय टाइम। तो ये 3 फॉर्मूलाज इस फॉर्मूला से निकल के आएंगे, तो ये जरूर याद रखना। अब ना पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं कि स्टेटमेंट में एक्चुअली में हमारे से पूछा क्या गया और हमारे को गिवन क्या है। ए एंड बी दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्लास में, और ना बी जो स्टूडेंट है उस काम को काम करने के लिए ना 5 टाइम्स लाइक ए से ना ज्यादा बढ़िया है, वो बी 5 टाइम्स ज्यादा बढ़िया ए से काम करता है। अब दोनों ए एंड बी ना उस काम को पूरा करने के लिए ना 35 डेज उनको लगते हैं, और हमारे से ना स्टेटमेंट में पूछा गया है आई हैव टू फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी विल फिनिश द वर्क, ठीक है, बी अकेला उस काम को करने के लिए कितना टाइम लेगा। अब इसमें ना वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम ये वाला कंसेप्ट हम यूज करेंगे।
सपोज करो जैसे कि मैंने ए की एफिशिएंसी x एक बारी ली है, ठीक है, ऐसी b की एफिशिएंसी मैं 5x लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को स्टेटमेंट में गिवन है b इज 5 टाइम मोर गुड इन दैट एज कंपेयर टू a। ठीक है, तो ये कंसेप्ट अभी हम यूज करेंगे। आगे हम चलते हैं। ऐसे ना मैं एफिशिएंसी इधर इंसर्ट करूंगा फॉर्मूला में, और टाइम हमारे को 35 डेज एक बारी दिया हुआ है। ठीक है, ए एंड बी का मैं कंबाइन एक बारी वर्क निकाल रहा हूँ। वर्क ऐसे ही देखना है x एंड 5x, ठीक है, टोटल 6x इंटू 35, तो ये वर्क ऑफ ए एंड बी क्या हुआ 210x। अब मेरे से स्टेटमेंट में पूछा क्या गया था, नाउ आई विल कैलकुलेट फॉर बी। ठीक है, तो ये मैंने फाइंड आउट करना, आई हैव टू फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी विल फिनिश द वर्क अलोन। ठीक है, अब एक बारी इस फॉर्मूला को भी हम देखेंगे। ए एंड बी का मेरे को मिल गया, ठीक है, कि वो 210x वर्क ए एंड बी का है। अब टोटल बी की एफिशिएंसी कितनी थी 5x। ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बी इज 5 टाइम्स मोर गुड इन दैट एज कंपेयर टू ए। ऐसे ही मैं टाइम का फॉर्मूला यूज करूंगा। ऐसे टाइम का मैं इधर से निकाल सकता हूँ ना, टाइम इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी, और वही मैंने इधर यूज कर दिया टाइम फॉर बी। मेरे को बी का टाइम चाहिए ना, तो मैं बी के अकॉर्डिंग ही निकालूंगा। टाइम फॉर बी इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क ऑफ ए एंड बी कितना था 210x। ठीक है, अब बी का कितना है 5x, तो मेरे को बी का टाइम मिल गया 42 डेज में बी अकेला उस काम को पूरा करने का टाइम लेगा। तो ये 42 डेज इसका आंसर हो सकता है। अब इसमें ऐसे नंबर्स में भी चेंज हो सकते हैं, बट कंसेप्ट यही रहेगा। इस फॉर्मूला को याद रखना, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। सो गाइस नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। डिमिनिश कंसेप्ट हम इसको कह सकते हैं। अब इसमें ना एक पॉइंट बताता हूँ, जो हमारे को गिवन है और जो हमारे को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। स्टेटमेंट में गिवन है ओरिजिनल वैल्यू 120 है, ठीक है, न्यू वैल्यू 90 है। अब ना ये एक और फॉर्मूला याद रखना, परसेंटेज डिक्रीज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला एक बार याद रखना। ठीक है, अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे ना हम फाइंड आउट करेंगे। हमारे को फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा गया, परसेंटेज डिक्रीज मेरे को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। ठीक है, अब ऐसे ही मैं सिंपली वैल्यूज इंसर्ट करूंगा, ओरिजिनल वैल्यू 120 माइनस 90 बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे को ना प्रॉफिट परसेंटेज डिक्रीज हमारे को मिल जाएगी डायरेक्टली इस फॉर्मूला से। अब इसमें हमारे को न्यू वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए कह सकते हैं, अगर हमारे को परसेंटेज डिक्रीज गिवन होता। ठीक है, तो सिंपली ये डिमिनिश कंसेप्ट है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर्स बेस्ड कंसेप्ट में। अब इसमें ना कुछ चीजें हमारे को गिवन है, जैसे कि प्लस को मैं डिवाइड के साथ रिप्रेजेंट करूंगा, डिवाइड को मैं एडिशन के साथ रिप्रेजेंट करूंगा, सब्ट्रैक्शन को मैं मल्टीप्लिकेशन के साथ रिप्रेजेंट करूंगा, मल्टीप्लाई को मैं सब्ट्रैक्ट के साथ रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो ये मेरे को ना गिवन कंडीशंस हैं। अब ऐसे ना मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कही गई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 23 माइनस 2 प्लस 27 इनटू 100 बाय 10। ठीक है, तो ये मेरे को फाइंड आउट करना है। बट जो ये सीरीज लिखी हुई है, ठीक है, ये टोटल सीरीज लिखी है ना, पहले मैं इसमें ये वाले जो भी मेरे को मल्टीप्लिकेशन डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन के रिप्रेजेंट करे हुए हैं अलग अलग। ठीक है, तो मैं पहले ना इसमें ये इंसर्ट करूंगा ये सभी। ठीक है, जैसे ही मैं इसमें इंसर्ट करूंगा ना, तो फाइनल वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आएगी, मैं वो भी शो करता हूँ। फाइनल वैल्यू आएगी 23 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 27 माइनस 100 प्लस 10। ठीक है, अब इसमें ना डायरेक्टली मैं इसको सोल्व नहीं करूंगा। ठीक है, हमने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा हुआ है बोर्ड मास कंसेप्ट। ठीक है, पहले डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन तब हम करते होते हैं, ऐसे ना हम फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बोर्ड मास कंसेप्ट से। बट पहले इसमें ना ये सारे इसमें सीरीज में इंसर्ट करेंगे, उसके बाद हमारे को फाइनल वैल्यू मिलेगी। सो गाइस नेक्स्ट है सीरीज बेस्ड कंसेप्ट। अब सीरीज बेस्ड कंसेप्ट का ना मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, मैं समझाता हूँ। ठीक है, सपोज करो ये वाली सीरीज मेरे को गिवन है 79 80 84 93 109। अब ये वाला नंबर नेक्स्ट मेरे को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे को समझ लग गया। देन अब ना हम ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। पहले ना मैं स्पेसेस दे दूंगा सभी नंबर्स में, क्योंकि मेरे को ये देखना है कि इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज करा गया। ठीक है, 109 के बाद वाला नंबर मेरे को यूज फाइंड आउट करना है ना। पहले मैंने देख लिया 80 और 79 में कितना डिफरेंस है 1 का, 84 और 80 में 4 का डिफरेंस है, 93 एंड 84 में 9 का डिफरेंस है मेरे पास। ठीक है, अब ऐसे ही मेरे पास नेक्स्ट क्या है 109 एंड 93 में मेरे पास 16 का डिफरेंस है, 9 4
1 4 9 16, ठीक है। अब ऐसे ही 1 देखना स्क्वायर ऑफ 1 है, 4 देखना स्क्वायर ऑफ 2 है, 9 स्क्वायर ऑफ 3, 16 स्क्वायर ऑफ 3, 16 स्क्वायर ऑफ 4, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या होना था, चाहिए था स्क्वायर ऑफ 5 आना चाहिए था ना। स्क्वायर ऑफ 5 कितना होता है 25, ठीक है। अब ऐसे ही मैं इधर मूव करूंगा, जैसे मेरे पास सीरीज थी 16, 16 के बाद आना चाहिए था 25, देन मैं 109 के बाद 25 ऐड करूंगा और फाइनल आंसर मेरे को 134 मिलेगा। तो इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ, स्क्वायर वाइज वाला सारा कंसेप्ट यूज हुआ, ठीक है। बट नंबर जरूर देख लेना है एक बारी कि कौन कौन से कैसे कैसे नंबर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग मैं अप्लाई करूंगा इस मेथड में, ये वाले मेथड में जिसमें कि शो करा है।